नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा और नोटबंदी का ज्वेलर्स के ऊपर, नोटबंदी के बाद ज्वेलर्स के ऊपर किस तरह का शिकंजा कसा है, ये भी हम आपको बताएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन सबसे पहले नज़र 3 बम्पर कॉल पे जहां पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंट्राडे में मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड, जहां पे एसएमसी कॉमट्रेड का व्यू है कि आप 29,350 के स्तर पर बाई करिए। 29,500 का टारगेट होगा, 29,250 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं क्रूड, 3,000 के स्तर पर आप बाई करिए, 3,050 का टारगेट होगा और 2,970 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ग्लोब का ये व्यू है। इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण कॉल है एल्यूमिनियम ग्लोब कमोडिटीज़ की, जहां पर 117 के स्तर पर बिकवाली की कॉल है, 114 का टारगेट होगा और 119 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की। खबर यह है कि ज्वेलर्स के ऊपर शिकंजा और कसता हुआ दिख रहा है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सीबीएसई ने ज्वेलर्स से जो बिक्री उन्होंने की है नोटबंदी के बाद, उसके सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं और कुछ बड़े ज्वेलर्स के सीसीटीवी फुटेज जब्त भी किए गए हैं। और इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर गोल्ड की बिक्री हुई है, खास करके काले धन को सफ़ेद करने के लिए। और इस मामले में नई जानकारी आप ये दे रहे हैं कि फुटेज यहाँ पर मांगे गए हैं, और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सीबीडीटी की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से जो भी कदम उठाए जा सकते हैं इस दौरान, जो ज्वेलर्स खासतौर से बुलियन ट्रेडर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, गोल्ड आर्टिकल में से, क्योंकि तमाम खबरें आ रही हैं कि लोगों ने जबरदस्त तरीके से अपना पुराने नोट्स को ज्वेलरी खरीद कर एक्सचेंज किया है। तो ऐसे में जो सीबीएसई की तरफ से फुटेज मांगा गया है तमाम जो बड़े ज्वेलर्स हैं उनके पास कि आखिरकार कितने फुटफॉल रहे इस दौरान, मंगलवार की रात से लेकर और अभी तक कितने लोगों ने कैश एक्सचेंज कराया, इसके बारे में फुटेज भी मांगी है। और कुछ बड़े ज्वेलर्स हैं दरीबा कला के, साथ ही साथ जो करोल बाग के, इनके फुटेज जब्त भी किए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कुछ श्री राम ज्वेलर्स, महालक्ष्मी ज्वेलर्स और जैसे कुछ बड़े नाम हैं, इनके पास से फुटेज भी सीबीएसई के इंटेलिजेंस विभाग ने जब्त किए हैं। तो ये तमाम तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। इस पहले भी खबर आई थी कि तमाम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने उन्होंने 7 तारीख से लेकर और 10 तारीख के बीच में जितनी भी उनके पास स्टॉक्स थे, पुराने स्टॉक्स, जो रोज का जो स्टॉक बिक्री का जो आंकड़ा है वो मांगा था 12 तारीख तक। तो ये तमाम चीजें जो ज्वेलर्स की तरफ के शिकंजा कसा जा सकता है, सीबीडीटी और सीबीएसई लगातार कस रहा है। और सीबीएसई की तरफ से जहां उनके अधिकारी इन सब ज्वेलर्स की दुकानों पर लगातार नजर रखे हुए, सीबीएसई की तरफ से जो विभाग है वो लगातार इनकी बिक्री पर नजर रखा है, स्टॉक्स और जो लोग फुटफॉल हो रहा है उस पर नजर रखे हुए थे। कुल मिलाकर पूरी कोशिश है कि ज्वेलर्स के पास से जो लगातार शिकायतें आ रही थी, उन्होंने बड़े पैमाने पर कैश लेकर और ज्वेलरी के तौर पर उस पर लगाम लगाई जा सके और बाद में उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। ठीक है, शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर कि ज्वेलर्स के ऊपर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है और फुटेज यहाँ पर मांगे गए हैं, क्योंकि शक है, सरकार को इस बात का शक है कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है काले धन को सफ़ेद करने की कोशिश ज्वेलरी के जरिए, बुलियन के जरिए यहाँ पर हुई है और उसके दस्तावेज सरकार लगातार मांग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आज बाजार में आपको किस तरह से मुनाफा मिल सकता है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ रेनिशा चैनानी हैं, हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हैं ग्लोब कमोडिटीज़ की, और साथ ही हमारे साथ रवि सिंह हैं एसएमसी कॉमट्रेड के। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रेनिशा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड का मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, आज तेज़ी है, बाजार की इस तेज़ी पर आज के लिए किस तरह का ट्रेड करना चाहिए और शॉर्ट टर्म व्यू आपका क्या है मार्केट के ऊपर?
हाय मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं लास्ट वीक से कमोडिटीज़ एंड सारे फाइनेंशियल मार्केट्स में काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रही है एंड बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है। सो ऐसे मार्केट में ट्रेड करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। लुकिंग एट गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट, यहाँ पे दो फैक्टर्स है जो प्राइसेस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। वन इज़ राइजिंग डॉलर इंडेक्स जो 100 की लेवल के आसपास पहुँच गया है, क्योंकि आफ्टर ट्रम्प विनिंग अभी एक्सपेक्टेशंस है कि फिस्कल स्पेंडिंग्स बढ़ेगी एंड टैक्स कट्स रहेंगे, इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा एंड इस वजह से हम यूएस में इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ते हुए देखेंगे। इस वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइजेस पे काफ़ी दबाव बना हुआ है। ओवरऑल मुझे लग रहा है जो प्राइजेस हैं गोल्ड एंड सिल्वर की अभी सपोर्ट के लेवल पे आ चुकी है। जैसे गोल्ड में 1210 से $20 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस रह सकता है और हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज दोनों का ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में मुझे लगता है कि प्राइजेस लोअर रेंजेस में भी ट्रेड कर सकती हैं। जैसे गोल्ड में मुझे लग रहा है अगर 29,500 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन करती हैं तो ही बाइंग करनी चाहिए। अदरवाइज ऑन डाउन साइड मुझे लग रहा है 29,250 के नीचे प्राइजेस ट्रेड करती तो सेलिंग करनी चाहिए। सिमिलरली फॉर सिल्वर 40,850 जो करंट लेवल से यहाँ पे सेलिंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 40,500 एंड ऑन अपसाइड इफ 41,200 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन करती है तो फिर बाइंग करनी चाहिए। ओके, तो आपको बता दें कि इस बीच सोने की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है और 336 रुपये नीचे MCX पर गोल्ड का भाव यहाँ पर आ चुका है। जोरदार गिरावट, 29,300 के भी नीचे MCX पर गोल्ड का भाव लग चुका है। तेज गिरावट के साथ यहाँ पर बाजार में ट्रेड हो रहा है और मार्केट की चाल लगातार बदलती हुई दिख रही है। शुरुआती दौर में बाजार ऊपर था, लेकिन उसके बाद एक झटके में ही मार्केट 300 रुपये से ज़्यादा लुढ़क चुका है। रवि, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि क्या दिसंबर की जो फेड की मीटिंग है, फेड की बैठक है, बाजार को अब ये लगने लगा है ट्रंप के आने के बाद कि दिसंबर की बैठक में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना करीब करीब तय है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर दिखने भी लगा है। ऐसे में आपको लगता है कि ये गिरावट अभी और गहराने वाली है और आजकल में मार्केट 29,000 के भी नीचे लुढ़क सकता है? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा और काफ़ी एक्सप्लेन भी किया। देखिए इस समय देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आ रहे हैं वो शायद मेरे ख्याल से एक बम की तरह गोल्ड के प्राइजेस पे गिर रहे हैं। इसी वजह से गोल्ड का प्राइस अगर इंटरनेशनली भी देखें तो $1220 पहुंच चुका है, जो कि $1,300 ट्रेड हो रहा था। इंडिया में भी देखें जो 30,500 के रेट थे वो आज 29,250 के नीचे आने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिसंबर को लेकर के ही ये सारी तैयारी देखने को मिल रही है। गोल्ड के प्राइजेस अभी अगर देखें तो 2 से 3 दिनों में, 5 दिनों में एक बार 28,900 रुपये तक, 28,800 रुपये तक एक बार जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि 28,800 रुपये तक गोल्ड के भाव आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और रेनिशा, लेकिन अगर मार्केट की चाल को देखें तो अचानक इस पैनिक की क्या वजह है? अचानक मार्केट में इतनी गिरावट क्यों आई है? इसकी कुछ वजह आप देख पा रही हैं? मृत्युंजय, बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन था कि अगर ट्रंप आते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट्स जल्दी नहीं बढ़ाएंगे एंड जो फेड का जो फेड मॉनिटर टूल है ये बता रहा था कि जो इंटरेस्ट रेट्स है दिसंबर में नहीं बढ़ेंगे। बट आफ्टर हिज इलेक्शन रिजल्ट विन मार्केट हैज़ रियलाइज कि नहीं, वापस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं और अब कल देखेंगे तो जो प्रॉबिलिटी है वो 90% हो चुकी है दिसंबर में रेट हाइक की। तो इस वजह से हमने काफ़ी सॉलिड रिएक्शन देखा है प्राइजेस पे। पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी गिरावट देखी है एंड येस, अगर प्राइजेस 29,250 के नीचे सस्टेन करती है तो इट कैन कम डाउन टू 29,000 ऑड लेवल्स ऑन डाउन साइड। राइट। सिल्वर के ऊपर क्या व्यू होगा आपका? चांदी में आज क्या करना चाहिए रेनिशा? जी, मैंने जैसे कहा कि अगर प्राइजेस 40,850 टू 900 के नीचे सस्टेन करती है तो यहाँ पे सेलिंग की जा सकती है 40,500 के टारगेट से एंड ऑन अपसाइड अगर 41,150 टू 200 के ऊपर प्राइजेस अगर सस्टेन करती है तो बाइंग करनी चाहिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 41,700 के टारगेट के लिए। तो दोनों तरफ मूवमेंट रहेगी। ये जो रेंज है 40,850 एंड अपसाइड में 41,200, ये इसके ऊपर या नीचे ही ट्रेड करना चाहिए। ओके, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं क्रूड की, क्योंकि क्रूड की कीमतों में आज ज़ोरदार तेज़ी है और ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बल्कि इसका बड़ा इम्पैक्ट आज डोमेस्टिक मार्केट पर भी दिखा है। 3.25% ऊपर है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव, और इसके पीछे वजह यह है कि दिसंबर में यूएस में सेल ऑयल का उत्पादन घटने की आशंका है। उसका इम्पैक्ट मार्केट पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रवि, आपको लगता है कि ऐसे में ये तेज़ी अभी कुछ और बढ़ेगी? देखिए मृत्युंजय जी, इसका तो एक है ही है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जो वेदर का रिपोर्ट आ रहा है नेक्स्ट मंथ के लिए, वो भी काफ़ी नेगेटिव है। तो उसको देख करके तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों की डिमांड जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि हीटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इस समय अदर कंट्रीज़ में भी देखें तो काफ़ी हद तक डिमांड बढ़ी है। चाइना में काफ़ी डिमांड बढ़ी है, यूरो जोन में काफ़ी बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि एक बार प्राइजेज़ यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम और ले सकते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइजेज़ अगर इंडिया में देखें तो मुझे लगता है कि 2850 यानी कि 2850 एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस अगर आप लेते हैं तो वापस से एक बार 3180 और 3250 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बाय साइड से चलने में ज़्यादा समझदारी है। ठीक है रनीशा, आपका टेक्निकल चार्ट क्रूड को लेकर क्या कहता है? क्या आपको लगता है कि जो तेज़ी है ये भी कंटिन्यू रहेगी और करंट मार्केट प्राइस पर भी बाई करके चलना चाहिए, या फिर आपको ये लग रहा है कि चूंकि ओवरऑल फंडामेंटल मार्केट के कमज़ोर हैं, ऐसे में बाजार में अगर कोई लंबी तेज़ी या बड़ी तेज़ी आती है तो वहाँ पर शॉर्ट की रणनीति बनानी चाहिए? मृत्युंजय, आई एग्री विथ रवि जी कि अभी शॉर्ट टर्म में हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। येस, 2850 टू 2900 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है एमसीएक्स पर, एंड इंटरनेशनली $42.5 टू $43 भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से मुझे लग रहा है प्राइजेस में एक रिकवरी आ सकती है अप टिल 3100। सो 3000 के ऊपर अगर इंट्राडे प्राइजेस सस्टेन करती है तो बाइंग करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 3050 टू 3100। येस, ओवरऑल फंडामेंटल्स अभी भी वीक हैं। एक शॉर्ट टर्म ये बाउंस मिल सकता है, क्योंकि आप जिस तरह से देखेंगे कि ट्रम्प वांट्स ओवरऑल यूएस टू बी एनर्जी डिपेंडेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो डी रेगुलेशंस हैं यूएस में वो हटाएंगे। जैसे आपने कहा, ये शेल का उत्पादन कम हो सकता है, बट फॉर लॉन्गर टर्म यू विल सी कि यूएस में फिर से प्रोडक्शन बढ़ सकता है। दूसरा फैक्टर है ओपेक की जो डील है 30 नवंबर को, अभी भी काफ़ी उसमें लूप होल्स बने हुए हैं कि प्रोडक्शन कट होगा कि नहीं होगा। एंड थर्ड थिंग इज कि इन्वेंट्रीज लगातार बढ़ रही है। सो ओवरऑल फंडामेंटल्स आर स्टिल वीक, बट येस अ शॉर्ट टर्म बाउंस बैक कुड बी सीन, क्योंकि काफ़ी सेल ऑफ आ चुका है प्राइजेस में। नेचुरल गैस के ऊपर रनीशा, आपका व्यू क्या है? ये काउंटर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। क्या यहाँ पर आपको कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी दिख रही है? आज हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में नहीं है, 190 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। इंट्राडे ट्रेडर को एनजी में क्या करना चाहिए? यस, वेदर रिपोर्ट जिस तरह से आ रही है कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स एंड मंथ ऑनवर्ड्स हम यूएस में ज़्यादा ठंड देख सकते हैं। इस वजह से डिमांड बनी रहेगी और काफ़ी इसमें काउंटर में भी काफ़ी सेलिंग आ चुकी है। तो आई थिंक 190 के आसपास बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 194 195। स्टॉप लॉस 187 का रखना चाहिए। तो इंट्राडे के लिए बाइंग रिकमेंडेड है नेचुरल गैस में। ठीक है।